हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट मार्च से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो अभी लियोपार्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड रिपोर्ट सबमिट किया गया है। तो उससे बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है लियोपार्ड का। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तेंदुए की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? इसका जो सही जवाब है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश में तेंदुए की आबादी सबसे ज़्यादा है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए की पॉपुलेशन है जो कि 3907 है नंबर। वर्ल्ड में जितना भी एरियाज हैं जहाँ पे ये बिग तेंदुए होते हैं, लियोपार्ड होते हैं, उसका 70% पॉपुलेशन इंडिया में ही है। टोटल पॉपुलेशन का वो है 13,874। अभी जो इंडिया में जो अभी रिपोर्ट आया है उसके अनुसार इंडिया में टोटल लियोपार्ड का पॉपुलेशन 13,874 है, जो कि पहले 12,852 था 2018 के रिपोर्ट के अनुसार। अगर इस रिपोर्ट की माने तो एक 1.08% से एनुअल ग्रोथ के साथ लियोपार्ड का पॉपुलेशन बढ़ा है, लेकिन शिवालिक हिल एंड गंगेटिक प्लेन शिवालिक हिल एंड गैंगेटिक प्लेन में इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन किया है 3.4% से। तो ये अभी रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। और अगर हम स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड उसके बाद तमिलनाडु। तो ये कुछ रिपोर्ट अभी जो आया है उससे रिलेटेड है। अगर हम लियोपार्ड की बात कर रहे हैं तो इनका स्टेटस देख लेते हैं। आईयूसीएन के डाटा के अनुसार ये वल्नरेबल सेक्शन में आता है। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये शेड्यूल 1 में आता है लियोपार्ड। और अगर साइट्स की माने तो ये अपेंडिक्स 1 में साइट्स के अनुसार आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लियोपार्ड से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो इंडिया एंड मॉरिशस के रिलेशन से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट है बोथ कंट्री हैव कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA। दूसरा है इंडिया सपोर्ट मॉरिशस इन द चगोस आरजी पेलेगो डिस्प्यूट। तीसरा है मॉरिशस इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। अब ये मॉरिशस न्यूज में क्यों है? क्योंकि पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम परमिंद्र कुमार जगुनाथ ये ज्वाइंटली कल एयर स्ट्रिप का इनॉग्रेशन किए हैं। वो कहाँ पे किए हैं, ये आइलैंड का भी नाम याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि ये आइलैंड कहाँ से एसोसिएट करता है, तो ये मॉरिशस में है। अगलजिया आइलैंड। अगलजिया आइलैंड ये मॉरिशस में ही है, तो इस आइलैंड को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए मॉरिशस है। मॉरिशस जो है सो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो ये 1968 में मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन चगोस आइलैंड को ब्रिटिश अपने अंडर में ही रखा। तो इसके लिए अभी मॉरिशस जो है सो चगोस आइलैंड को वापस मांगती है, और चगोस आइलैंड पे भी जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस दिया जाए। चगोस आइलैंड को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है तो BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी बुलाती है। तो ये टर्म भी याद रखिएगा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है इस चगोस आइलैंड को ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी।
ये चगोस आइलैंड जो है सो ब्रिटिश के लिए इंडियन ओशियन में नेवल बेस यहाँ पे है, तो ये एज ए डिफेंस के रूप में और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। यहीं पे एक आइलैंड है डियागो गार्सिया, ये भी मॉरिशस का था ही था, लेकिन 1971 के टाइम में इसको अमेरिका ने खरीद लिया था। तो चगोस आइलैंड के पास में ही डियागो गार्सिया, यहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री बेस है और चगोस आइलैंड पे ब्रिटिश के मिलिट्री बेस है। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश के लिए ब्रिटेन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो वापस नहीं करता। अगर इससे रिलेटेड और हम पॉइंट देखें तो ये आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 2019 में ब्रिटिश को बोला था कि आप इस पे चगोस आइलैंड पे कंट्रोल खत्म कीजिए और इसको वापस कीजिए मॉरिशस को। और 2019 में ही यूएन में रिजोल्यूशन भी पास हुआ था मॉरिशस के फेवर में कि चगोस आइलैंड पर से कंट्रोल अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट हटाए और ये मॉरिशस को वापस किया जाए, लेकिन वापस नहीं किया गया। यहाँ पे पहले ब्रिटिश का ही स्टाम्प भी चलता था, लेकिन यूएन 2019 में उसको बैन कर दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है चगोस आइलैंड पे, और इंडिया मॉरिशस के स्टैंड के साथ खड़ा है। अगर हम इंडिया एंड मॉरिशस के बीच का रिलेशन के बारे में बात करें तो इंडिया 2021 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि इनकरेज करेगा और इम्प्रूव करेगा ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, जिसके कारण हमारे जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं और टेक्सटाइल सेक्टर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, ये इन सेक्टर को मॉरिशस में एक्सपोर्ट करना और भी आसान हो जाएगा इस एग्रीमेंट के साइन होने पे। तो ये इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। अगर हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करें इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट है मॉरिशस, क्योंकि ये इंडियन ओशियन में है और चाइना जिस तरह से बेस बना रहा है इंडियन ओशियन में, चाहे श्रीलंका में हो चाहे जिबूती या पाकिस्तान में हो, तो ये मॉरिशस जो है सो इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया ने डॉनियर एयरक्राफ्ट और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव जो है सो मॉरिशस को लीज पे दिया हुआ है, और $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है डिफेंस आइटम प्रोक्योरमेंट के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ का पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे लगभग 58% जो पॉपुलेशन है से इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये कुछ पॉइंट है मॉरिशस के बारे में और इंडिया मॉरिशस रिलेशन से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कैबिनेट अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इनकरेक्ट। पहला है द हेड क्वार्टर विल बी इन इंडिया, ये जो अलायंस बनेगा इसका हेड क्वार्टर इंडिया में होगा। दूसरा है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बिग कैट इन द वर्ल्ड, ऑल विल बी कवर्ड अंडर दिस अलायंस। सी है द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हैज बीन conceived as a multi-country, multi-agency coalition of 96 big cat range countries. And D ऑप्शन है all types of big cat are found in India। तो ये बताना है ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फॉर्मेशन के लिए, और 5 सालों के लिए 150 करोड़ का फंड भी एलोकेट किया है। अगर हम बिग कैट के बारे में बात करें तो टोटल ये 7 टाइप्स के होते हैं। टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, पूमा एंड जागुआर। तो ये टोटल 7 टाइप्स के होते हैं बिग कैट्स, लेकिन इंडिया में केवल 5 टाइप के ही पाए जाते हैं। पूमा एंड जागुआर जो है सही इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन सही था, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। अभी चीता भी इंडिया से, जो इंडियन चीता है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो हम नामीबिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इसको री इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं।
तो ये भी अब इंडिया में पाए जाते हैं। और टाइगर, लायन, लियोपार्ड एंड स्नो लियोपार्ड ये इंडिया में होते हैं। तो टोटल सेवन सेवन टाइप्स में से 5 टाइप इंडिया में होते हैं बिग कैट्स का। अगर हम ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बात करें, तो इसको सबसे पहला बार प्रपोज किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 2019 में वर्ल्ड टाइगर डे के उपलक्ष्य में। तो वर्ल्ड टाइगर डे के दिन इसको प्रपोज किया गया था कि हम ऐसा बिग कैट अलायंस बनाएं। और कई एक वर्ल्ड के जो लीडर हैं वो इंडिया का जो सक्सेस है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइगर या लियोपार्ड का पॉपुलेशन को जो ऐसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो कई एक जो कंट्रीज़ है जहाँ पे ये बिग कैट्स होते हैं, उनका भी कहना था कि आप ऐसा कोई अलायंस बनाइए ताकि हमें भी मदद मिल सके। तो इससे रिलेटेड अभी अलायंस का फॉर्मेशन हो चुका है और ये ऑल कंट्रीज़ के लिए ओपन है इसका मेंबरशिप, जो जहाँ पे ये बिग कैट्स होते हैं। टोटल ये 96 या 97 कंट्रीज़ है, तो ये सारे इसके मेंबर बन सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था बिग कैट अलायंस से रिलेटेड। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। The bill aimed to protect the livelihood right of a street vendor as well as regulate a street vending through demarcation of vending zone, condition for and restriction on street vending. दूसरा स्टेटमेंट है, द बिल शैल ऑल्सो अप्लाई टू रेलवे लैंड, प्रीमाइस एंड ट्रेन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या नॉन ऑफ द अबव? यहाँ पे ई ऑप्शन सही है, ओनली वन, क्योंकि ये जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट जो 2014 में पास हुआ था, ये रेलवे लैंड पे अप्लाई नहीं होता है। जो रेलवे लैंड पे जो वेंडर्स लोग होते हैं उनके लिए रेलवे का अलग रूल्स है, चाहे ट्रेन में जो वेंडर लोग रहते हैं उनके लिए भी अलग रूल है। तो ये रेलवे लैंड्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अगर स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के बारे में बात करें, तो ये रेगुलेट करता है स्ट्रीट वेंडर को। इस बिल के तहत उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें स्ट्रीट वेंडर को डिफाइन भी किया गया है इस बिल में। और ये एक्ट पावर देता है स्ट्रीट वेंडर को कि आप टाउन वेंडिंग कमेटी बना सकते हैं, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो एज ए कमेटी आप गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं और उसका निवारण किया जाएगा। तो ये स्ट्रीट वेंडर के लिए इम्पोर्टेंट एक्ट था। अगर हम स्ट्रीट वेंडर का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देखें, तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1) जी है, जो कि राइट टू ट्रेड, कारोबार करने की अधिकार देती है सभी नागरिकों को। तो इसके तहत इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी हैं। और दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट्स में ही है, वो प्रोवाइड करता है कि आप सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। अगर और भी हम स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड गवर्नमेंट की इनिशिएटिव देखें, तो एक स्वनिधि स्कीम लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को इसके तहत बेनिफिट पहुंचाना था। ये स्कीम के तहत 1200 रुपये का कैशबैक दिया जाता है डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो ये स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि स्कीम। और दूसरा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑन ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के लिए था कि ताकि उनका बात और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के रूप में सरकार के सामने रखा जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो पांचवा क्वेश्चन है वो ऑपरेशन अमृत, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। तो ये अभी न्यूज में था, तो ये बताना है कि किस राज्य के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, केरला। ऑपरेशन अमृत जो है वो केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये देखिए, केरला टेक ए पायोनियरिंग स्टेप टू कर्ब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। 2011 में इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था H1 रूल टू प्रोहिबिट ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। ये H1 रूल है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकल स्टोर एंटीबायोटिक्स नहीं देगा।
तो ये H1 रूल 2011 में बना था, इसी रूल को ध्यान में रखते हुए अभी इस ऑपरेशन को केरला गवर्नमेंट जो है अमृत को लॉन्च किया है। अगर हम माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरियाज, वायरस, फंगी, ये अपने आप को इम्यून कर लेते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक यूज होता है या एंटी फंगल यूज करता है तो वो इन पे असर करना बंद कर देता है, तो उसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका जो मेन रीजन है, इंडिया में लगभग 50 से 70% के आसपास जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है वो भी बिना ज़रूरत का रहता है। तो इसका 2 कारण है। पहला है कि हमारे पास जो लैब की जनसंख्या है वो बहुत ही कम है। अगर है भी तो बहुत महँगा है। जिससे हमें एग्ज़ैक्ट जो डिज़ीज़ है उसके बारे में पता नहीं लगता है और डॉक्टर्स जो है उनको मजबूरी होती है एंटीबायोटिक रिकमेंड करना। लैबोरेटरी जो हैं उनकी संख्या को और बढ़ाना होगा। तो पहला कारण है और दूसरा है कि पेशेंट्स का भी एक डॉक्टर पे दबाव रहता है कि डॉक्टर साहब आप लिख दीजिए एंटीबायोटिक ताकि हम जल्दी से रिकवर हो जाएँ। तो इससे कारण भी एंटीबायोटिक का यूज़ इंडिया में ज़्यादा होता है। तो हमें ना केवल लैब्स की जनसंख्या को बढ़ानी होगी बल्कि हमें पेशेंट्स को भी एजुकेट करना होगा कि एंटीबायोटिक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये हमें पेशेंट्स को भी एजुकेट करना होगा इससे रिलेटेड और इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक प्रकार का सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। केवल रूल्स और एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना मिले, ये करने से नहीं होगा। हमें जो नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं उससे रोकना होगा और बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन। कई एक जो इन्फेक्शन है वो हमारे गंदगी जो हमारे सोसाइटीज़ में है, नाली, ये सब से ही होते हैं। तो हमें सैनिटेशन को और इम्प्रूव करना होगा ताकि ये इन्फेक्शन कम से कम फैले। उससे ये एंटीबायोटिक का जो यूज़ है अपने आप कम हो जाएगा। और हमें पब्लिक हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल सिस्टम को और हमें इम्प्रूव करना होगा। हॉस्पिटल में भी सैनिटेशन को और इम्प्रूव करना होगा क्योंकि एक हॉस्पिटल बॉर्न डिजीज़ के बारे में आपने सुना होगा। ये हॉस्पिटल बॉर्न डिजीज़ जो है सो हॉस्पिटल में ही, नाम से ही पता चल रहा है कि हॉस्पिटल में ये होता है। ये मेनली ज़्यादा होता है हाइजीन के कारण ही। जब वहाँ पे पेशेंट या उनके जो फैमिली वाले हैं उतना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता है हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल की संख्या कम है, डॉक्टर पर 1000 जितना होने चाहिए पेशेंट्स पे या पीपल पे उतना नहीं है, तो उसके कारण ओवर क्राउडेड भी है हमारा हॉस्पिटल, तो इसको पे भी ध्यान देना होगा। और हॉस्पिटल में कई एक प्रकार के ड्रग्स यूज होते हैं, तो वहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी और मल्टी ड्रग से उत्पन्न होने वाला कई एक माइक्रोबैक्टीरिया पेशेंट्स को हो जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस पे भी हमें इम्प्रूव करना होगा। और कई एक जो फार्म्स हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गए, चाहे यहाँ पे ग्रोथ प्रमोशन उसका ग्रोथ प्रमोशन के लिए यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक। तो अब कोई भी चिकन्स का उसके विकास ग्रोथ करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ होगा, उसके बाद जो उसको ह्यूमन बीइंग कंज़्यूम करेगा तो ये भी बॉडी में जाकर के डैमेज ही क्रिएट करता है। तो हम इन सारे पॉइंट्स पे फ़ोकस करना होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अभी जो अमृत स्कीम लॉन्च किया गया है केरला के बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।